Hello guys, how are you? Hope all of you are very fine. And once again, we are late with our video, but I'm so sorry for that once again. Just wanna say you कि ये 2 जून का आर्टिकल है, डेथ पेनल्टी के ऊपर आया है। काफी अच्छा आर्टिकल है और ये डेथ पेनल्टी का इशू जो है थोड़ा यूपीएससी में रहता भी है एक्टिव। यूपीएससी बार बार पूछती रहती है कि डेथ पेनल्टी अकॉर्डिंग टू यू सही है, गलत है, वगैरह वगैरह। हिस्ट्री में भी इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। यहाँ पर राइटर ने काफी अच्छे से ये बताने की कोशिश की है, एक केस की मदद से भी। मनोज का कोई यहाँ पर केस है, मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि इस केस में भी, और इसके पीछे एक केस की बात की है, बच्चन सिंह का केस है, कोई पंजाब का 1980s का, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की है कि डेथ पेनल्टी एक प्रॉपर इंक्वायरी और एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद होनी चाहिए, नॉट उसके पहले। यही बात राइटर बेसिकली ऊपर हेडलाइन में भी आप देख सकते हैं कि बोल रही है कि लोअर कोर्ट्स को, जैसे हाई कोर्ट, नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस जो दिए गए हैं मनोज के केस में, उसके डिसीजंस के साथ अच्छे से कंप्लाई करना चाहिए और एक इन्फॉर्म्ड सेंटेंसिंग इंक्वायरी बिठानी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, फ्रेज है, इन्फॉर्म्ड सेंटेंसिंग इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको सजा दी जाएगी, दी जानी चाहिए ऐसी कैपिटल पनिशमेंट की। राइटर यहाँ बोलता है कि सबसे पहले 1980s के बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा एम्फेसिस दिया। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। काफी ज्यादा एम्फेसिस दिया किस चीज पर? इंडिविजुअलाइज्ड, सॉरी, इंडिविजुअलाइज्ड बच्चे सेंटेंसिंग के ऊपर। इसमें बेसिकली सरकार ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप किसी क्राइम जिसके ऊपर आप सजा दे रहे हैं, ऐसी कोई सेंटेंसिंग वगैरह की, कैपिटल पनिशमेंट की, उसके साथ आप उसके सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एक्यूज्ड भी देखा करें। ये हल्का फुल्का सा बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसको हम एज इट इज याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? सिर्फ इतना, इंडिविजुअलाइज्ड सेंटेंसिंग के बारे में या इंडिविजुअलाइज्ड सेंटेंसिंग इंक्वायरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980s में पहली बार बोला। बात खत्म। इसके बाद राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन इसके बाद, बच्चन सिंह केस के बाद, ज्यादातर बात फिर से किस पर होने लगी कि कैसे कैसे क्राइम्स हैं, कैसे कैसे क्राइम्स हैं जिसके ऊपर हमें कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। लेकिन राइटर यहाँ पर फिर से एक बार फोकस दिलवाने की कोशिश करता है कि बात यहाँ क्राइम की नहीं हो रही है, बात यहाँ हो रही है इंफॉर्मेशन की, कि आप जिसको सजा दे रहे हैं उसकी गलती की, आपके पास उस आदमी की, उस एक्यूज्ड की पूरी इंफॉर्मेशन है। इसको जस्टिफाई करने के लिए कि लोअर कोर्ट्स जो हैं वो वैसे ही अनाप शनाप तरीके से सजाएं देते जा रहे हैं, राइटर यहाँ पर थोड़ा डाटा कोट करते हैं जिसको हम बाय हार्ट याद रखेंगे। राइटर बोलता है कि सितंबर 2021 से लेकर के अगर हम आज तक का डाटा देख लें, जब से जस्टिस एनवी रमन्ना का टेन्योर शुरू हुआ है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 बेंचेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंचेस गठित किए गए हैं इन डेथ पेनल्टीज के केसेस को सुनने के लिए। और ऐसे 13 केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस 3 बेंचेस के सामने, और जिनमें से 10 के अंदर क्या रिजल्ट आया है? 3 को तो एक्विटल हो चुका है, सॉरी 1 को तो एक्विटल हो चुका है, सॉरी 1 को तो पूरा पूरा बख्श दिया गया है कि तुम्हारी गलती नहीं है। बाकी 9 में कम्यूटेशन हो चुका है कि नहीं भैया, इनको फांसी की सजा गलत दे दी है, इनको कम सजा देनी पड़ेगी, इनको जेल में रख लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसी कुछ सजाएं देनी पड़ेंगी, ये गलत किया है। तो ये डाटा तो हम बाय हार्ट याद रखेंगे कि whenever you are getting capital punishment from the lower courts, it is not always right, है ना? lower courts are not always right. सुप्रीम कोर्ट काफी सारे केसेस को ऐसे ही खारिज कर रहा है, 13 में से 10 को तो कर दिया है, 3 की अभी सुनवाई वहां पे चल रही है, राइटर बोल रहे हैं। फिर राइटर बोल रहे हैं कि ये जो बेंच है ऊपर, उसमें से एक बेंच की बात करते हैं जिसमें यूयू ललित बैठे हैं और रविंद्र भट्ट, बेला त्रिवेदी एंड पीएस नरसिम्हा बैठे हैं, जिसमें स्पेशली यूयू ललित की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 3 की बात भी कर रहे हैं कि ये खुद कह रहे हैं प्रॉपरली अच्छे से कि इन्होंने कंसर्न जताया है, पर्टिकुलरली इन्होंने कंसर्न जताया है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते आप एक्यूज को सजा दे रहे हैं। आप इंफॉर्मेशन की सेंट्रलिटी को रिकॉग्नाइज मतलब करें, फेयरनेस ऑफ सेंटेंसिंग वगैरह वगैरह तब निकल करके आएगी। और स्पेशली ये मनोज के केस में भी इन्होंने अच्छे से
बोला है, जो कि सितंबर 2021 का केस है। फिर से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि तो सुप्रीम कोर्ट ने कहता काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं इस केस में स्पेशली बोला है अच्छे से कि आप इंडिविजुअलाइज्ड सेंटेंसिंग इंक्वायरी के ऊपर काम करें, प्रॉपरली इंक्वायरीज करवाएं और इंफॉर्मेशन करें। ये देखो 42 ईयर्स पहले बच्चन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। यहां से बड़ा आर्टिकल की एक्चुअल शुरुआत होती है। यहां तक राइटर ने सिर्फ भूमिका बनाई है, ये बताते हुए कि मनोज सिंह का केस चल रहा है, बच्चन सिंह के केस में ऐसा ऐसा हुआ और टेन्योर जब से शुरू हुआ है तब तक 13 केस आए वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हुआ। अब राइटर इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहता है जो यूपीएससी भी कई बार पूछती है कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर कैसे होनी चाहिए अगर होनी चाहिए तो यहाँ पर राइटर दो चीजों की बात कर रहे हैं बच्चे, स्कोप ऑफ मिटिगेशन एंड लाइफ हिस्ट्री अप्रोच। राइटर बोलता है कि एक्यूज्ड के बारे में आप मिस इन्फॉर्मेशन या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते आप उसको सजा ना दे बैठे, ये काफी बड़ा क्राइम हो जाएगा, किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी से आप उसकी जिंदगी छीन रहे हैं, उसको एक तरीके से मार रहे हैं, मौत दे रहे हैं, तो उससे पहले आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको अच्छे से रीड करते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल रीडिंग चाहिए। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सेंटेंसिंग हैपेंस आफ्टर एन अक्यूज्ड हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम। ठीक बात है भैया, क्राइम की गिल्टी हुई और आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा। कहता हाउ एवर सर्कमस्टांसेस ऑफ द अक्यूज आर कंसिडर्ड हियर, द सर्कमस्टांसेस ऑफ द अक्यूज आर कंसिडर्ड। तो स्कोप ऑफ मिटिगेशन के केस में राइटर बोल रहा है बहुत अच्छे से कि भैया आप किसी की गलती को देख करके, किसी के क्राइम को देख करके उसको सजा ना दें, उसके साथ साथ स्कोप ऑफ मिटिगेशन के केस में बोल रहा है, उसके साथ साथ आप अक्यूज्ड के सर्कमस्टांसेस को भी देखें कि उसने किस सर्कमस्टांसेस में वो क्राइम किया है। इसके लिए एक ब्रॉड बेस्ड इंक्वायरी चाहिए। और साइंटिफिक थ्योरीज भी मानती हैं, गौर कीजिएगा बहुत अच्छे से, साइंटिफिक थ्योरीज भी मानती हैं कि एक्यूज्ड जो है एज एन इंडिविजुअल कभी भी अपनी फ्री विल पर, कभी भी अपनी फ्री विल पर बैड चॉइसेस नहीं बनाता है, जिसमें उसके पास्ट वगैरह वगैरह प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस का रोल ना हो, ऐसा कभी भी कोई भी इंडिविजुअल नहीं करता है। कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइमोजेनिक फैक्टर्स, बेटा वो फैक्टर्स जो आपको कोई क्राइम करने के लिए इन्वोक करें। स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने बताया है फोकस ऑन एनालिसिस ऑफ सोशल हिस्ट्रीज, कि आप किस तरीके के समाज में रहे हैं, किस तरीके के बिहेवियर्स रहे हैं, किस तरीके के लाइफ सर्कमस्टांसेस रहे हैं उस अक्यूज्ड के एज एन ह्यूमन बिहेवियर। ये सारी चीजें, सोसाइटी, बिहेवियर, लाइफ सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमिक्स, ये वो सब फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब इन्वायरमेंट तक सारे फैक्टर्स इंक्लूड रहते हैं, सारे फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है उस एक्यूज्ड के द्वारा वो जो क्राइम हुआ है उसको करवाने में। एक एक्यूज्ड के द्वारा किया गया क्राइम को देख करके ही आप उसको सजा ना सुनाएं, उसके सर्कमस्टांसेस को देखें। इसको कई बार नॉर्मल भाषा में हम इस तरीके से भी बोल देते हैं कि आप सिर्फ एक तरफ की बात ना सुने, आप दूसरे तरफ की भी अच्छे से बात सुने। प्लीज गिव योर ईयर टू द अदर साइड ऑल्सो। कई बार ऐसा हो जाता है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी एक्यूज से क्राइम हो गया है, लेकिन when you study the circumstances in which that crime has happened, you may get to know कि वो उसकी फ्री विल के चलते नहीं हुआ है, वो उसके कोई बैड चॉइसेस जो उसने बनाए हैं वो उसने जानबूझ करके इंटेंशनली नहीं बनाए हैं। यहीं पर अगर बात की जाए कैपिटल पनिशमेंट की, क्योंकि बात चल रही है, एक जज, एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की चेयर पर बैठ करके सामने खड़े एक्यूज्ड को फांसी की सजा सुना सकता है, उसको मार सकता है, उसको मरवा सकता है, उसके गले में फांसी का फंदा डाल करके उसकी जान ले सकता है। लेकिन इसी तरीके से जान कोई एक टेररिस्ट भी तो ले सकता है, इसी तरीके से जान कोई एक उग्रवादी भी तो ले सकता है, कोई एक क्रिमिनल भी तो ले सकता है। तो क्या एक क्रिमिनल और एक जस्टिस में कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है। डिफरेंस है तो उनके जान लेने के कारण के पीछे। एक जस्टिस किसी की जान ले रहा है, उसके पीछे एक डिफरेंट कारण है, और एक क्रिमिनल किसी की जान ले रहा है, उसके पीछे एक डिफरेंट कारण है।
सो जो रीजंस हैं बिहाइंड गिविंग कैपिटल पनिशमेंट, दैट मस्ट बी देयर, दैट मस्ट बी देयर, अदरवाइज एक जस्टिस में और एक क्रिमिनल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते अगर आप किसी को सजा सुना रहे हैं तो यू आर नॉट जस्टिस, नाउ यू आर जस्ट अ क्रिमिनल। देयर हैव बीन, आगे पढ़ते हैं, देयर हैव बीन इंपॉर्टेंट एफर्ट्स बाय द कोर्ट्स, बड़ी बार तो एफर्ट किया है कि ब्रिंग फोर्थ करें क्या इंफॉर्मेशन। हाउएवर कहता जजमेंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट मनोज वाले में एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट टू रीजंस के कारण था। क्या रीजन है बच्चे? पहला रीजन देखो, कोर्ट के द्वारा सुनाया गया ये जजमेंट मनोज के केस में, ये इंडिकेट कर गया कि हम शिफ्ट करेंगे एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी की तरफ, पूरी एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी हो, टू सेंटेंसिंग दैट इनवाइट्स, ऐसी इंक्वायरी जो इनवाइट करे एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस को, और बहुत सारे रेंज ऑफ डिसिप्लिन से आए हुए एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स को जज करें, फिर जाकर के हम देखें। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मतलब क्या है? सोशल एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे हर तरीके के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के द्वारा कि उसके क्राइम करने का रीजन क्या है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, वगैरह वगैरह। सेकंड, it expands the scope of mitigating factors by calling for reports that bring forth pre-offense details, कि ऐसी डिटेल्स के ऊपर भी वो फोकस करेंगे। मनोज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फोकस करना है हमें ऐसी रिपोर्ट्स के ऊपर भी जो प्री ऑफेंस डिटेल्स बताएं, जो उस एक्यूज के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटसेस को बताएं, एजुकेशन को बताएं, फैमिली बैकग्राउंड को बताएं, एंड ऑल्सो पोस्ट ऑफेंस डिटेल्स को भी बताएं, सच एज कि प्रिजनर सजा पाने के बाद प्रिजन में जाकर के क्या कर रहा है। मेरी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना है बच्चे, मैंने यहाँ पे बोला था अभी कि ठीक है, हो गया, गलती हो गई, क्राइम हो गया, उसके अनगिनत बैकग्राउंड पर सरकमस्टांसेस थे, उस क्राइम होने वाले वक्त पर, उस गलती होने वाले वक्त पर भी बहुत सारे सरकमस्टांसेस थे, उससे पहले भी बहुत सारे सरकमस्टांसेस थे। ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स को आप जज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स को आप अभी नहीं मांग सकते, नहीं कलेक्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन गलती होने के बाद क्या आप उस प्रिजनर से नहीं मिल सकते? क्या आप उस प्रिजनर को नहीं जज कर सकते? क्या आप उस प्रिजनर से को नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, नहीं एनालाइज कर सकते? क्या आप उसको अपना कान, अपना वक्त नहीं प्रोवाइड कर सकते? क्या आप उसकी माफियों को भी नहीं सुन सकते? मिटिगेटिंग फैक्टर्स, मिटिगेटिंग शब्द का बेसिकली मतलब क्या है बच्चे? मिटिगेशन शब्द का मतलब होता है कुछ कम करना, कुछ लेसन करना, लेस कर देना कुछ। तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स pertaining to the life circumstances of an individual that can help determine punishment, कि ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है सारे के सारे उसके लाइफ के सर्कमस्टांसेस में चलते हुए जो उसको या तो कह लो कि रोक सकते थे क्राइम करने से, ठीक है, या इन्वोक कर सकते थे, या फिर उसको है ना उसका इंटरनल टेम्परामेंट या इंटरनल इंटेलेक्ट कम कर दिया, विजडम कम कर दिया किसी इंसान का उस वक्त उस सर्कमस्टांसेस में, तो वो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हुए। राइट, मैं फिर से बताता हूँ कि लाइफ के कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं जिसने आपके विजडम को, इंटेलेक्ट को उस वक्त कम कर दिया जिस वक्त आपसे वो क्राइम हुआ। तो उन फैक्टर्स को जज करते हुए आप किसी की पनिशमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स, इतना ज्यादा क्रूशियल है इसके रेलेवेंस को देखना कि इन कनेक्टिंग द फ्रेमवर्क दैट कंटेक्चुअलाइजिंग इंडिविजुअल्स लाइफ चॉइसेस, कि उसकी लाइफ चॉइसेस क्या, मॉरल कल्पेबिलिटी क्या, कि उसने मॉरली क्या गलत किया, क्या सही किया, व्हिच इज द एसेंस ऑफ अ जस्ट सेंटेंस। तब आप एक पूर्ण न्याय कर पाएंगे, पूर्ण न्याय करते हुए एक अच्छी सी सजा उसको दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी अप्रोच के बारे में राइटर यहां पर बात करते हैं, लाइफ हिस्ट्री अप्रोच। लाइफ हिस्ट्री अप्रोच बेसिकली और कुछ नहीं है, और ये कह रहा है कि लाइफ के सर्कमस्टांसेस जो पिछले हैं, वही बेसिकली है, सेम बात ही, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस पड़ेगा बस। जो इंटरकनेक्टेड है लाइफ के सर्कमस्टांसेस, सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे, फॉर इंस्टेंसेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिटिगेटिंग फैक्टर, जैसे उधर किया था बाय कोर्ट्स इन वेरियस डेथ पेनल्टीज, ठीक है। What makes it compelling as seen interconnected, like that is to see how poverty impacts particular individuals access to housing, education, healthcare, subsequently impacts the shape, कि कोई गरीब है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, तीनों ही चारों ही कैटेगरी के लोग
युधिष्ठिर के सामने पेश किए गए कि इन चारों ने किसी का कत्ल किया है, किसी का मर्डर किया है। तो वहां पर युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर से पूछा गया कि सर इसको सजा सुनाए। युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, राजा बने थे इंद्रप्रस्थ के बेसिकली, तो उन्होंने कहा कि इनकी सजा सुनाने से पहले मुझे इनका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि इनमें से वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, क्षत्रिय कौन है एंड ब्राह्मण कौन है। तो उस हिसाब से, उसके हिसाब से मैं इसको सजा दे पाऊंगा, क्योंकि एक ब्राह्मण अगर किसी का कत्ल कर रहा है तो उसने उसने अपने विवेक से, सोचकर समझकर किसी की हत्या की होगी। किसी क्षत्रिय ने अगर किया है तो शायद उसने किसी की सिक्योरिटी करते हुए, क्योंकि क्षत्रिय का काम है सिक्योरिटी करना, शायद किसी की सिक्योरिटी करते हुए उसने किसी का कत्ल किया होगा। वैश्य ने हो सकता है कि अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वैश्य ज्यादा ट्रेडर्स, अपने प्रॉफिट के लिए शायद किसी का कत्ल किया हो। और शूद्र हो सकता है, शूद्र के पास, शूद्र का काम है सेवा करना, टू सर्विस द अदर्स। तो उसने किसी का कत्ल किया, क्यों किया, शायद उसका पर्सनल उसमें कोई इंटेंशन था। तो चारों की सजा को अलग अलग से दिया जाएगा, बेशक चारों का क्राइम सेम है। तो यहां पर बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक factors, circumstances, what are the poverty scenarios, what are the healthcare scenarios, education scenarios, housing scenarios, mitigating factors क्या है, लाइफ के circumstances क्या है, ये सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट कर पाएगा। तो इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिसने जब उसने ये कहा कि ऐसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रॉपर अर्ली फैमिली बैकग्राउंड्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ वायलेंस क्या है, कि पहले भी उसने क्या ऐसे वायलेंसेस किए हैं, ऑल्सो नोन एज रिमोट फैक्टर्स बोलते हैं इसको, कि पहले उसने कभी ऐसा किया है नहीं किया। ये सब भी रेलेवेंट मिटिगेटिंग फैक्टर्स को देखने में, जज करने में हमें हेल्प करते हैं। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस तो नहीं हुए हैं उसके, या फिर उसने कभी कुछ और करते हुए ये गलती नहीं की है, राइट। कई बार क्या है फ्रेंड्स, आप अपने रास्ते पर चलते चलते कई बार अपने रास्तों से थोड़ा नीचे उतर जाते हैं, वहां पर आपसे गलती हो जाती है। लेकिन रास्तों पर चलते चलते रास्तों से क्यों उतरे, इसका कोई एक रीजन हो सकता है, इसका कोई एक सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको आपके साथ वाले चलने वालों से डर लगता था कि जो मेरे साथ चल रहे हैं कि वो ना कभी रास्ते से उतर करके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। क्या इसलिए तो नहीं आपने अपने रास्तों से उतर करके उस स्लिप रोड पर चलना भी कुछ समय के लिए शायद आपने सही समझ लिया कि इन रोड्स पर नहीं चलना है, शायद इसलिए आपने उनको बचाने के लिए उस रोड पर आप चले गए। देयर कैन बी मेनी रीजंस एंड चलो हो गई गलती। उसके बाद उसके बाद जैसा कि आपने मेरी दूसरी वीडियोस में शायद देखा होगा, इफ योर सोल इज अग्रीइंग टू आस्क फॉर अ फॉरगिवनेस, यू मस्ट बी फॉरगिवन। बट एनी हाउ, जैसे कि वो एक एक लाइन है, बोलते हैं कि लश्कर आपका है, सरदार आपका है, आप जो मर्जी छापें, अखबार आपका है। कुछ इस तरीके से एक दो लाइंस हैं। बट एनी हाउ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज कि देयर शुड बी अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी टू द कोर्ट। लास्ट पैराग्राफ में, बेटा एंडिंग द आर्टिकल, लास्ट पैराग्राफ में राइटर बोलता है कि एक चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, कि भैया प्रॉपरली आपने सारी फैक्टर्स को प्रॉपरली एनालाइज कर लिया है, और इन सब चीजों को करने के लिए कोर्ट के पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग सेंटर्स होने चाहिए जो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। एंड देन आफ्टर दैट जब सारी रिपोर्ट्स आ जाएं तो उनको प्रॉपरली इंटरकनेक्ट करके, उनका कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेडनेस देख करके कोर्ट्स उसको अग्री करें
कि हाँ भाई कोर्ट्स भी तो माने ना। मान लो रिपोर्ट्स आ गई, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, अब कोर्ट मान नहीं जाए। मान लो आपने किसी को जो आपको सजा सुना रहा है उसको जाकर के आपने अपनी सारी गलतियों के बारे में बताया कि क्यों हुई क्यों नहीं हुई, और अपनी गलतियों को मान करके माफी भी मांग ली, लेकिन फिर भी जज मानने को रेडी नहीं है, जस्टिस मानने को रेडी नहीं है, तो उन रिपोर्ट्स के आने का भी कोई फायदा नहीं है, उस बातचीत के होने का भी कोई फायदा नहीं है। तो लास्ट में राइटर बोलता है कि मनोज के केस में आया हुआ डिसीजन एक पॉजिटिव स्टेप है, आगे चल करके इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को अच्छे से और एड्रेस किया जाएगा। आशा करते हैं कि अगली बार से जब ऐसी कभी गलती किसी एक्यूज्ड से होगी तो उसमें सजा सुनाने से पहले एक बार अच्छे से दोनों को सुना जाएगा और माफ करने की शायद इच्छा भी रखी जाएगी। This is all from my side for this article. Thank you so much. This is Raghavendra Goyal signing off from this side. Thank you guys. All the best.